हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार साइंस की सीरीज चल रही है। 100 डे स्ट्रेटजी प्रोग्राम के तहत जो है आपको यूपी पीसीएस 2021 के तहत चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि हमने टॉपिक के रूप में चर्चा की थी ग्लैंड की, और ग्लैंड में हमने आपको पीयूष ग्रंथि की चर्चा की थी, जिसके हार्मोन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। एंटीरियर लोब के हार्मोन कंप्लीट हो गए थे, पोस्टीरियर लोब के हार्मोन जो है बचे हुए थे। तो उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आज पोस्टीरियर लोब के हार्मोन। और ग्रंथियों में संख्या में देखा जाए बताए थे 6 हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, और उसी में थायराइड ग्लैंड की चर्चा आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग लिख सकते हैं ग्रंथि, ग्लैंड, और ग्लैंड में लिख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि में किसकी चर्चा हो रही थी? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। और पीयूष ग्रंथि के बताए थे 3 लोब होते हैं। एक का नाम है एंटीरियर लोब, दूसरे का नाम है मिडिल लोब, और तीसरे का नाम है पोस्टीरियर लोब। एक का नाम है एंटीरियर लोब, दूसरे का नाम है मिडिल लोब, और तीसरे का नाम क्या है? पोस्टीरियर लोब। और बताए थे एंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, और एक था लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो इन हार्मोन की चर्चा जो है डिटेल से हो चुकी थी, और बताए थे कि इन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है। इसके बाद देखें पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो चर्चा करते हैं पोस्टीरियर लोब की। तो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलते हैं, इनका निर्माण इस भाग में नहीं होता है। पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलते हैं, इनका निर्माण जो होता है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में होता है। यही कारण है कि इन हार्मोन को बनाने का कार्य मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है? मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, पोस्टीरियर लोब में, पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन निकलते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, इन हार्मोन का निर्माण, इन हार्मोन का निर्माण ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले भाग में होता है। तो इन हार्मोन का निर्माण कहाँ पे होता है? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग में होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कहा जाता है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर लोब से हार्मोन जो निकलते हैं, संख्या में कितने हैं? 2 हैं, लेकिन इनका निर्माण जो होता है इस भाग में नहीं होता है। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस वाले भाग में होता है। और जब हाइपोथैलेमस इसका निर्माण करेगा तो उस पर कंट्रोल भी करेगा। इसलिए पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक किसे कहा जाता है?
हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ से जो 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें पहला हार्मोन क्या है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है, और दूसरा हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो देखिए वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है इसे एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इसे एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और एडीएच का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे एडीएच या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित रखना। यानी शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, एडीएच हार्मोन है। और इस हार्मोन का यूरिन के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। यूरिन के साथ कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी इस हार्मोन का स्रावण यदि अधिक होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन कम, इस हार्मोन का स्रावण यदि कम होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होगा। तो देखिए हमने कहा कि वैसोप्रेसिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं, एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। तो शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, एडीएच हार्मोन करता है। और इस हार्मोन का यूरिन के साथ, यानी एडीएच हार्मोन का यूरिन के साथ कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का आशय है कि अगर यह हार्मोन कम निकलेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन अधिक, और यह हार्मोन अधिक निकलेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। इसको भी लिख लेते हैं। एक लाइन लिख लीजिए, यदि एडीएच हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन अधिक, और यदि एडीएच अधिक मात्रा में निकलता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन कम मात्रा में होता है। ठीक है। बाकी तो आप देखते होंगे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती यहाँ वर्ड आता है। तो अनुक्रमानुपाती यानी सीधा संबंध, हार्मोन ज़्यादा तो ज़्यादा स्रावण, और हार्मोन कम तो कम मात्रा में निर्माण। यहाँ पे लेकिन कैसा संबंध है आपका, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो कम बनेगा, और कम निकलेगा तो ज़्यादा बनेगा। तो ये हुआ पहला हार्मोन एडीएच। अब आपने देखा होगा कि हार्मोन बना कौन रहा है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग। अब यदि मस्तिष्क की सक्रियता प्रभावित होगी तो स्वाभाविक बात है कि इस हार्मोन की क्रियाविधि भी क्या होगी, प्रभावित होगी। इसलिए आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, जब अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनकी मस्तिष्क की सक्रियता जो होती है कम हो जाती है, और जब मस्तिष्क की सक्रियता कम होगी तो ऐसी स्थिति में एडीएच हार्मोन का स्रावण जो होगा कम होगा, और जब एडीएच हार्मोन का स्रावण कम होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होगा, और जब यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होगा तो ऐसे व्यक्तियों की किडनियाँ जो होती हैं खराब होना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है, लेकिन यूरिन का फिल्ट्रेशन या फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी में होता है। यानी किडनी जो होती है यही यूरिन को फॉर्मेट करने का कार्य करती है। अब यानी यहाँ पे अल्कोहलिक पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से फिल्ट्रेट होंगे तो निश्चित रूप से किडनी के नेफ्रॉन प्रभावित होंगे, और कभी कभी किडनियाँ क्या हो जाती हैं, खराब हो जा रही होती हैं।
तो यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखिएगा कि अगर मस्तिष्क की सक्रियता प्रभावित हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि इन हार्मोन की क्रियाविधि भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि मधुमेह रोग सुना होगा, जिसे टर्मोलॉजी में कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। एक होता है उदक में, जिसे टर्मोलॉजी में कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग जो होता है, इस रोग में देखा जाए तो एडीएच हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, और जब एडीएच हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है तो जल की मात्रा जो है कम होती है, बदले में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है बढ़ जा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका एडीएच हार्मोन जो है ये कहीं ना कहीं किसके लिए उत्तरदायी है, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए भी उत्तरदायी होता है। ये हुआ पहला हार्मोन आपका वैसोप्रेसिन। इसके बाद दूसरा है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसे पिटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, पिटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह हार्मोन जो होता है फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी स्टेज को समाप्त कर लेबर पेन को उत्पन्न करवाने का कार्य करता है। यानी इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है कि महिलाओं में गर्भावस्था को समाप्त करते हुए प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन को उत्पन्न करवाना होता है। यह हार्मोन जो होता है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद बच्चे की पहली प्राथमिकता मिल्क का सेवन करना होता है। तो मिल्क का सेवन करने के लिए यह हार्मोन मिल्क के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। तो मिल्क का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, लैक्टोजेनिक हार्मोन कर रहा था, लेकिन मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर रहा होता है। माता के द्वारा बच्चे को गले लगाया जाना एवं चुंबन करना इसी हार्मोन के मोचन की वजह से होता है। यानी माता के द्वारा जब बच्चे को गला लगाया जाता है, चुंबन किया जाता है, तो किस हार्मोन के मोचन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होता है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है, गर्भावस्था को समाप्त कर गर्भावस्था को समाप्त कर प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करना। ठीक। दूसरा इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, स्तन ग्रंथियों से दूध के स्रावण को प्रेरित करना। ठीक। तीसरा कार्य क्या होता है, माता के द्वारा बच्चे को गले लगाना एवं चुंबन करना। तो इस प्रकार से देखें तो पिटोसिन हार्मोन जो है ये गर्भावस्था को समाप्त कर प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, स्तन ग्रंथियों से मिल्क के स्रावण को प्रेरित करता है, माता के द्वारा बच्चे को गले लगाया जाना एवं चुंबन करना इसी हार्मोन के मोचन की वजह से हो रहा होता है। क्लियर है। अब यह हार्मोन जो होता है जब मवेशियों में दिया जाता है तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उनमें दूध क्या होता है, उतर आ जाता है। और सब्जियों में जब इस हार्मोन को दिया जाता है तो यह सब्जियों के अनियंत्रित आकार में वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करता है। यानी इस हार्मोन को अगर देखा जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस हार्मोन को मवेशियों को दिया जाता है, मवेशी यानी गाय भैंस। तो मवेशी को जब यह हार्मोन दिया जाता है तो उनमें दूध उतर आता है और जब दूध उतर आएगा तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है।
इसके अलावा सब्जियों में यह हार्मोन देने पर उनके आकार में वृद्धि करवाता है, आकार में वृद्धि करवाता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए मेल फीमेल में यदि यह हार्मोन बाह्य रूप से दिया जाए तो उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आना प्रारंभ हो जाती है। तो एक और इसमें कार्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं। यदि मेल एवं फीमेल में इस हार्मोन को बाह्य रूप से दिया जाता है, बाह्य रूप से दिया जाता है तो उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी समय से पहले आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। तो ये मेल फीमेल के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, घातक है, क्योंकि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को समय से पहले लाने का कार्य करता है। और ऑक्सीटोसिन के ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है पूछे भी गए हैं। तो ये था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पिटोसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि देखते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो हेडिंग लिखिएगा आप, एंडोक्राइन ग्लैंड में दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जिसे T4 हार्मोन भी कहा जाता है। T3 हार्मोन और थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो कौन सा है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन ही है, और इसी के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। तो थायराइड ग्लैंड सबसे पहले तो देख लें पोजीशन कहाँ होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है यह गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है एक गले में पाई जाती है, जो आकार में एच शेप्ड होती है, यानी एच के आकार की होती है, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो हमने बताया था आपको इसके पिछले टॉपिक में कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। यदि मेल फीमेल में भी कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए तो थायराइड ग्रंथि जो होती है फीमेल में अपेक्षाकृत थोड़ा सा आकार में बड़ी होती है मेल के। थायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसकी फॉलिकल्स में यानी पुटिकाओं में हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, और इस ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सब के सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। और इस ग्रंथि का मुख्य कार्य या इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में पोटेशियम आयोडाइड की पूर्ति को सुनिश्चित करना होता है। और इसका मुख्य हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो चलिए पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें लिख लें। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है या उपस्थित होती है। यह ग्रंथि एच के आकार की, यानी एच इस प्रकार से बना होता है, तो इसी प्रकार से बना लेते हैं एच को। एच
के आकार की होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लीवर है, यकृत है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। इस ग्रंथि के हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो इस ग्रंथि के हार्मोन किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के। तो देखिए, यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि एच शेप्ड होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। और एक और पॉइंट है, हमने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होता है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन थायराइड ग्रंथि जो होता है इसे नेचर ग्लैंड या स्वभाव ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, इस ग्रंथि को नेचर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि को नेचर ग्लैंड या स्वभाव ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब इस ग्रंथि से मुख्य हार्मोन जो निकलता है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसे T4 हार्मोन भी कहा जाता है। T4 यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और यह हार्मोन शरीर में क्या करता है? आयोडीन अर्थात पोटेशियम आयोडाइड की पूर्ति को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अगर हार्मोन संतुलित मात्रा में निकल रहा है तो शरीर में कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। परंतु यदि यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे बौने रह जाते हैं। और ऐसे बौने बच्चों को क्रिटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन अगर संतुलित मात्रा में निकल रहा है तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन यदि यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो बच्चे कैसे रह जाते हैं? बौने रह जाते हैं। और ऐसे बौने बच्चों को क्रिटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये बौने बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से मंद कुंद बुद्धि से युक्त होते हैं। तो देखिए, हमने जब ग्रोथ हार्मोन की चर्चा की थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन जब कम मात्रा में निकलता है तो भी बच्चे बौने रह जाते हैं। और ऐसे बच्चे को क्या कहा गया था? सर्कस बौने बच्चे भी कहा गया था, एटिलियोसिस भी कहा गया था, मिगेट भी कहा गया था। लेकिन ये बच्चे जो थे मानसिक रूप से स्वस्थ थे। मानसिक रूप से स्वस्थ थे यानी जिस प्रकार से हम आपके सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता होती है उसी प्रकार से उन बच्चों की भी सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता थी। लेकिन यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं किस हार्मोन की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। ये बच्चे जो होते हैं मानसिक रूप से मंद कुंद बुद्धि से युक्त होते हैं। यानी इनकी बुद्धि जो होती है जड़ होती है। इसलिए कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि क्रिटिनिज्म को हिंदी में जड़ मानवता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहले पहला रोग लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला रोग जो है इसका क्रिटिनिज्म है। तो हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रोग, जिसमें पहला रोग जो है आपका क्रिटिनिज्म है। क्रिटिनिज्म। तो देखिए, जब यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, जब यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में निकलता है तो
बच्चे बौने रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। ए बच्चे मानसिक रूप से मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, क्रिटरेंज में यानी कैसे बच्चे होंगे, बौने बच्चे होंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मेढक में इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। तो मेढक में जब इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मेढक में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया यानी कायांतरण की क्रिया रुक जाएगी और ऐसा मेढक भी कैसा रह जाएगा, बौना। यहाँ पे नोट लगा के लिख लीजिए, यदि मेढक में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, मेढक में मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण की क्रिया रुक जाएगी। तो मेढक में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया यानी कायांतरण की क्रिया क्या होगी, रुक जाएगी। तो ये था पहला रोग क्रिटनिज में। ध्यान रखिएगा, बौने बच्चे एक प्रकार से नहीं होते हैं, और भी बौने बच्चे आगे अभी आपको मिलेंगे। अब इसका एक सबसे हाईलाइटेड रोग जो कि आपने सुना होगा, जिसको कहा जाता है घेंघा यानी ग्वाइटर। तो नेक्स्ट रोग है घेंघा ग्वाइटर। तो घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है, सबको पता होगा, आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी कमी से हो रहा है, आयोडीन की कमी से हो रहा है। और आप देखते होंगे लगातार भारत सरकार कहती है कि नमक खाइए यानी NaCl खाइए, लेकिन कैसा खाइए, आयोडीन युक्त नमक खाइए। और जब आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो ऐसी कंडीशन में घेंघा रोग जो है नहीं होगा। आयोडीन प्राप्त कहाँ से होता है, तो आयोडीन जो होता है यह लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। और यह शैवाल कहाँ पाई जाती है, समुद्र में। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया क्या होता है, शैवाल होता है यानी एल्गी होता है। और शैवाल क्या है, आप देसी भाषा में समझें तो नदी के किनारे जब जाते हैं तो काई नुमा संरचना प्राप्त होती है, उसी काई को हम टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आयोडीन किससे प्राप्त हो रही, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त हो रही है। और ये कहाँ पाई जाती है, समुद्र में। और जब आप केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी में आयोडीन जो है यह हैलोजन के रूप में दिखाई देता है। यानी यहाँ पे आवर्त सारणी में देखें तो 18 समूह होते हैं, जिसमें 17वां समूह जो होता है इसमें हैलोजन को रखा गया है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन इत्यादि रखे गए हैं। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन रखे गए हैं। तो आयोडीन जो है आवर्त सारणी में किस में रखा गया है, 17वें समूह में रखा गया है। और यह क्या है, हैलोजन है यानी लवण है। ठीक है, तो जब केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे पुनः ये आएगा। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया क्या होती है, शैवाल होती है। कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। ये हो गया दूसरा रोग। इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम होता है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो डिजीज, इसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। यानी कभी कभी थायराइड ग्रंथि जो होती है नष्ट हो जाती है
और जब नष्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। इसलिए आप देखते होंगे जब कभी शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर एक बार थायराइड की टैबलेट प्रारंभ हो गई तो लगातार वह जीवन पर्यंत चलती रहती है, गर्भावस्था को छोड़ दिया जाए। कि गर्भावस्था में प्रॉब्लम आती है लेकिन कुछ समय बाद इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर प्रॉब्लम आती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, जीवन पर्यंत टैबलेट का सेवन करना पड़ता है। और हाशिमोटो रोग जो होता है इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। ठीक, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से किसे जाना जाता है, हाशिमोटो को। अब कैसे थायराइड ग्रंथि मर जाती है, नष्ट कैसे हो जाती है, इसको भी सुन लीजिए। क्या होता है कि जब हम दवाइयों का सेवन करते हैं, और दवाई किसके लिए सेवन करेंगे, थायराइड ग्रंथि से संबंधित पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए ग्रहण करेंगे। तो कभी कभी कोई एक दवाई जो होता है विदेशक की तरह भूमिका निभाने लगता है, और जैसे ही वह विदेशक की तरह भूमिका निभाता है वह शरीर के लिए एंटीजन कहलाता है। और जब शरीर में विदेशक पदार्थ प्रवेश किया यानी एंटीजन प्रवेश किया तो उसके प्रतिरोध में शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। यह एंटीबॉडी जो होती है इस एंटीजन को नष्ट करने के साथ साथ पूरी की पूरी ग्रंथि को नष्ट कर देती है। और जब पूरी की पूरी ग्रंथि को नष्ट कर देती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, हाशिमोटो रोग या थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, टैबलेट का सेवन कम कीजिए और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को अपने अनुसार जो है मजबूत कीजिए। तो आप तो देख ही रहे हैं कोरोना रोग फैला हुआ है और उसकी दूसरी लहर भी प्रारंभ हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आपको अपने प्रतिरक्षा तंत्र को इतना मजबूत कर लेना है ताकि अगर वायरस शरीर में जाता भी है तो उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े। ठीक, तो ये हुआ आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। अब अधिकता से भी तो रोग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अधिकता से होने वाला रोग जिसमें है एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर। तो देखिए ग्वाइटर यानी घेंगा अपने आप में अलग है, आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा है एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, और यह एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो होता है इस हार्मोन की अधिकता से होता है, जिसमें लोबर जबड़ा फैल जाता है, आँखों के ऊपर की भौहें फूल करके गुट्टे के समान हो जाती है और व्यक्ति का चेहरा क्रूप लग रहा होता है। तो यहाँ व्यक्ति का चेहरा क्या लगेगा, क्रूप लग रहा होगा, उसको क्या कहते हैं, एक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ठीक, अब ये था आपका थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा इसी में नोट लगा करके। तो जैसे कि हमने एक पॉइंट आपको लिखा ही दिया है कि इस ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, नेचर ग्लैंड या स्वभाव ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लिखिएगा यह ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यानी यह ग्रंथि जो होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और मेटाबॉलिक रेट यानी उपापचय क्रियाओं की जानकारी हमने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में दी भी थी। तो उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं एक बार संक्षिप्त में सुन लीजिए। ऐसी क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में और सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करने का कार्य करती हैं, उन्हें उपापचय क्रिया कहा जाता है। यानी मेटाबॉलिक रेट ऐसी रेट कहलाती है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, उसे मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। और यह दो प्रकार का है, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक के माध्यम से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और कैटाबॉलिक के माध्यम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कौन करता है, इस ग्रंथि या इससे निकलने वाले हार्मोन। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखना है, यह ग्रंथि
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यह ग्रंथि शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्लियर है? इसके बाद एक और छोटी सी ग्रंथि देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। और इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है पैराथार्मोन हार्मोन और दूसरे का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है और कौन सा निकलता है? कैल्सिटोनिन। चलिए, अभी तक हमने चर्चा की, पीयूष ग्रंथि की चर्चा की, थायराइड ग्रंथि की चर्चा की और तीसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि थी। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि थी। लेकिन शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जो कि गले में ही पाई जाती है और थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में यानी पीछे वाले भाग में उपस्थित होती है। यह ग्रंथि संख्या में 4 अर्थात 2 जोड़ी पाई जाती है और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। यह ग्रंथि जो होती है शरीर की अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करती है और यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो हमने आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होता है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखने का कार्य करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में यह ग्रंथि गले में उपस्थित होती है। गले में उपस्थित होती है, जो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। यह ग्रंथि, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यह ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से पूर्णतः स्वतंत्र होती है।
स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे देखिए यह ग्रंथि गले में पाई जाती है जो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठभाग में उपस्थित होती है। यह ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये टॉपिक आपके लिए, ये लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन दूसरी कौन सी होती है? पैराथायराइड। यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी पीयूष ग्रंथि पर इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब इस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत करना। किसके माध्यम से करेगा ये? हार्मोनों के माध्यम से। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मिटा दें। चलिए देखते हैं आगे। इस ग्रंथि का नेक्स्ट पॉइंट उसी के आगे बढ़ा लीजिएगा। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर की अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत करना है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य शरीर की अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूत करना है। किसके माध्यम से करेगा? हार्मोन के माध्यम से, जिसमें पहला हार्मोन है पैराथार्मोन हार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो पहला हार्मोन देखते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन। तो देखिए पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं? कॉलिप्स हार्मोन। क्यों कॉलिप्स हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले कॉलिप नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले कॉलिप नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। यह हार्मोन जो होता है शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है और यही जो होते हैं शरीर की अस्थियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। अगर हार्मोन संतुलित मात्रा में निकल रहा है तो कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, परंतु यदि यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो ऐसी स्थिति में टेटेनी नामक रोग हो जाता है, यानी टेटेनस नामक रोग हो जाता है, जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन या फिर जकड़न उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। तो मांसपेशियों में ऐंठन या जकड़न जो उत्पन्न होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? इस हार्मोन यानी पैराथार्मोन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक, तो ये था पैराथार्मोन, जिसे किस नाम से जाना गया? कॉलिप्स हार्मोन। यह हार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कम मात्रा में निकलेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? टेटेनी। एक और हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन नाम से स्पष्ट है, कैल्सी यानी कैल्शियम, यानी इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? पूरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। तो पूरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। और हमारे शरीर में जितने भी एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों के टोटल प्रतिशत में देखा जाए तो 2% मात्रा जो होती है कैल्शियम की हो रही होती है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है और उसके बाद जो होते हैं क्रमशः घटते हुए आते हैं कि ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है, फास्फोरस इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। तो कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? लगभग 2% होती है। तो ये थे आपका पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। इसके बाद चर्चा करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की, थाइमस ग्लैंड की और पीनियल बॉडी की। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज जो टॉपिक पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन देख लें, कहाँ से क्या क्वेश्चन निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
वैसोप्रेसिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? एडीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? एडीएच हार्मोन करता है। एडीएच हार्मोन का यूरिन के साथ कैसा संबंध होता है? वितक्रमानुपाती संबंध होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? पिटोसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूध के स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। माता के द्वारा बच्चे को गले लगाना एवं चुंबन करना किस हार्मोन के मोचन की वजह से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। फीमेल बॉडी में प्रसव पीड़ा के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। मवेशियों में जब बाह्य रूप से किस हार्मोन को देने पर उनमें दूध की मात्रा उतर आती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सब्जियों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है जो कि आकार में वृद्धि करवाता है? तो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। रेड लाइट एरिया में फीमेल को कौन सा हार्मोन देने पर उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी समय से पहले आ जाती है? तो भी उसका आंसर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन किस प्रकृति के होते हैं? तो प्रोटीन नेचर के होते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 17वें वर्ग में रखा गया है। आयोडीन किस प्रकार का तत्व होता है? तो हैलोजन प्रकार का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो क्रेटिनिज में रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। हाशिमोटो रोग को क्या नाम से जाना जाता है? तो थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। नेचर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो थायराइड ग्लैंड को जाना जा रहा होता है। कॉलिप्स हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो पैराथार्मोन हार्मोन को जाना जाता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। शरीर में अस्थियों या मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? तो पैराथायराइड ग्लैंड करती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि से पूर्णतः स्वतंत्र होती है? पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और अंतिम क्वेश्चन है कि शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैराथायराइड। तो आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे होते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो बच्चे चैनल लगातार देख रहे हैं वो टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।